जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। अब वालेकुम दूसरी किस्त आ अस्सलाम। गई हमारी। थैंक तो यू सो पहली मच। किस्त में स्कूल की लाइफ आई। या अब थोड़ा जरा कॉलेज और लम्स के किस्से बताइए। को एजुकेशन तो अभी शुरू हुई आपकी? को एजुकेशन तो मेरी कॉलेज के ज़माने से शुरू हो गई। हो गई थी। हाँ, तो लेकिन इस मामले में को एजुकेशन में मैं शायद उतना शरारती नहीं था, जितना अच्छा, वैसी शरारतों में मतलब सीरियस इन मामलात में आप? हैं? सीरियस। हाँ, ऐसा है, मेरा ख़्याल है वो ज़माना भी ऐसा था कि वो इतना खुला माहौल भी नहीं होता था हाँ, और कुछ ज़्यादा दोस्त अहबाब, क्रिकेट, ट्रैवलिंग तो इतना वो नहीं था, सही हाँ, था उस हिसाब से। हाँ, तो वो काफ़ी ये नहीं मैं कह सकता बहुत शराफ़त का ज़माना था, लेकिन शराफ़त का ज़माना था। सही। तो वो पढ़ाई की उसके बाद मैंने जो है वो इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए, वो किंग्स कॉलेज से मैंने एक सर्टिफ़िकेट का कोर्स किया, दूसरा किया। वापस आ गया, नौकरी शुरू कर ली मैंने और लेकिन तो लम्स ये में मतलब बेसिकली आपने ये ग्रेजुएशन के बाद आप इंग्लैंड चले गए सीधे? ग्रेजुएशन के बाद और चला गया वहां था। से आने के बाद लम्स बाद में किया आपने? लम्स फिर मैंने अपने वो जब वहाँ से किया तो वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी, उसके बाद मैंने फिर लंदन जो गोल्डस्मिथ कॉलेज से मैंने वहाँ से एक कोर्स भी किया मैनेजमेंट का। हम्म। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ऐसे मामलात हुए कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी एजुकेशन अब पुरानी होती जा रही है। हम्म। फिर मैंने एक हदीस के हवाले से को पता नहीं अब वो ऑथेंटिक अल्लाह माफ़ करे या एक ये सुना था कि एक मोमिन का या कहावत थी कि थोड़ी सी आवाज आ सकता। मोमिन का अपना एक आने वाला हाँ जो दिन है, जी। जो पहले के दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल वो हाँ। एक मुझे इस बात ने बड़ा इंस्पायर किया हम्म। और एक मैंने हम नॉर्मली अप्रेज़ल करते थे क्योंकि तकरीबन मुझे जब मैंने दोबारा लम्स में दाखिला लिया तो 19 साल हो गए थे मुझे जॉब करते हुए। तो मैंने नॉर्मली मैं कोशिश करता था कि लोगों की जो वीकनेसेस हैं उस पे मैं काम करूँ, उधर उनको कोचिंग करूँ या इम्प्रूवमेंट। उनको इम्प्रूवमेंट करूँ या उनको मैं उनके कोर्सेज़ वो रिकमेंड करूँ। लेकिन फिर मैंने मैनेजमेंट का एक कोर्स पढ़ा जिसमें लिखा था कि फॉरगेट अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द पीपल, बिल्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। जैसे कि शाहिद अफरीदी साहब अगर बहुत छक्के मारने वाले हैं, तो हाँ उनको सही टेस्ट है। खिलाएँगे तो नहीं खेल पाएँगे। हाँ नहीं तो सही वो है। छक्के मारेंगे तो फिर मुझे ऐसे एहसास हुआ कि मेरी एजुकेशन पुरानी होती जा रही है। तो ये 2 हम्म। चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया तो मैंने फिर जीमैट की तैयारी करना शुरू की। हम्म। और क्योंकि उन दिनों मैं बैंक में था, अमेज़न बैंक में और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था और मैं एक की पोज़ीशन पे था। उस हम्म। वक़्त सर्कल एग्ज़ेक्टिव था। काम भी बहुत था, एक्सपेंशन थी, हायरिंग भी थी, सारा काम। लेकिन फिर मुझे ये 2 चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की मुझे इंस्पायर किया तो मैंने फिर जीमैट की तैयारी की और वो भी इतनी मुश्किल तरीके से। जब मैं ट्रैवल करता था तो मैं अपनी बेटी को कहता था कि जीमैट के क्वेश्चन पूछो मुझसे, अच्छा। मैथ के क्वेश्चन पूछो, इंग्लिश करेक्ट करो क्योंकि इंग्लिश और मैथ 2 होती हैं। हाँ। तो मैंने वो भागते-दौड़ते ही जीमैट जो था वो अच्छा, मुझे पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने शायद गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीए के लिए मैंने एडमिशन में के लिए उनका कोई इंटरनल एग्ज़ाम था। अच्छा। उससे पहले वो मैंने किया, मैं पास कर गया। हाँ। तो मैंने कहा अगर मैंने 2 साल लगाने हैं, तो हाँ। फिर मैं जो पाकिस्तान में बेस्ट अवेलेबल इंस्टीट्यूशन आज भी हाँ है, वही। उसमें क्यों ना करूँ? तो उसकी जीमैट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी भागते-दौड़ते बस मेरी अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ था। तो उसकी तैयारी भी मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत फ़नी थी। तो माय डॉटर यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चन एंड और वो मेंटल मैथ करता था, कुछ कहता था अच्छा मैं उसने कभी ताना नहीं दिया कि अगर मैं ना होती तो कैसे करती आप जीमेट? उसको देना चाहिए था लेकिन उसे दिया नहीं था ना। हाँ। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आई थिंक माय वाइफ रियली हेल्प्ड मी अ लॉट क्योंकि मैं जब मैंने लम्स शुरू किया तो वो क्योंकि बिज़नेस स्कूल और बहुत सीरियस क्योंकि अगर आप एक थ्रेशोल्ड से नीचे जाते हैं जो लम्स में पढ़ते हैं या पढ़े हैं, तो उनको अंदाज़ा कि वो देन दे स्क्रीन यू आउट एंड देन यू हैव टू रीअपीयर जीमैट एंड कम अगेन नेक्स्ट क्लास। अच्छा। तो हाँ, उसमें कोई ये गुंजाइश नहीं है कि अगर आप थ्रेशोल्ड से नीचे चलते रहें, तो आपको चलाते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। एक हाँ। सरकारी अफ़सर हमारे साथ आए थे और वो पहले ही सेमेस्टर के बाद स्क्रीन आउट हो गए, घर को चले गए। चल 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 हाँ, चल। तो वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी नॉन सीरियसनेस की। तो वो उसने मुझे डिसिप्लिन रखा, मुझे इतना याद है कि मेरे पास गाड़ी होती थी, जीप होती थी, तो लम्स की मस्जिद के बाहर पार्किंग होती थी, तो क्योंकि मैंने तो कमरा नहीं लिया हुआ था, तो मैं कई दफ़ा 4 बजे सुबह फ्री होता था। वहीं गाड़ी में एसी चला के सोता था और सुबह फिर अगले दिन 7-8 बजे की जो क्लास थी, वहीं पे नाश्ता करना पेप्सी डाइनिंग में और वहीं से फिर मैंने क्लास में चले जाना। और कई दफ़ा असाइनमेंट रात को सबमिट कराना ज़रूरी होती थी। इतना तब ऑनलाइन नहीं 2007 में था। सिस्टम नहीं था, तो फिज़िकली भी लिख के करना पड़ता था। जी। तो वो 15 दिन हर 2 महीने बाद मुझे लम्स में गुज़ारने होते थे, तो अल्लाह का शुक्र है एम्प्लॉयर उस वक़्त जो मिज़ान बैंक था, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। और फिर मेरी वाइफ़ ने क्योंकि वो 2 साल मैंने काफ़ी जो है वो हेक्टिक गुज़ारे।
तो वैसे लेकिन लम्स एक बहुत अच्छा इदारा है। मुझे वहाँ पे सिर्फ एक 15-20 दिन का कोर्स करने का इत्तेफाक हुआ था। सेल्स के ऊपर थे, मार्केटिंग सेल्स के। लेकिन जो मैंने वहाँ पे डिसिप्लिन देखा, जो टीचर्स का रवैया देखा, जो पंक्चुअलिटी देखी, वो मुझे और किसी इदारे में नज़र नहीं आई। तो बड़ा काम करते हैं ग्रूमिंग पे वो। स्टूडेंट का तो मजबूरी होती थी, क्योंकि हर पहला सेमेस्टर शुरू होने से पहले बता दिया था कि भी ये थ्रेशोल्ड्स हैं, और अगर आपने ये इस तरह नहीं हुआ तो आप फ्री हैं। अब मैं बताता हूँ, जो फैकल्टी मेंबर्स थे, और वो फैकल्टी मेंबर जिनसे मुझे अल्लाह ने पढ़ने का मौका दिया, उनमें से काफ़ी थे, जैसे ज़हूर साहब थे, अपने जमशेद साहब हैं, और भी जो थे डॉक्टर दिशान वगैरह, ये, और सिपरा साहब फौत हो गए उन दिनों। तो वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली लम्स को स्टार्ट किया था। अच्छा। डॉक्टर इमरान साहब वगैरह आ गए थे। तो मुझे अल्लाह ने उन लोगों से पढ़ने का मौका दिया जो लम्स, जिन्होंने पैशन से डेवलप किया था। सही, सही। और रूल ये था कि अगर 5 मिनट हमारे वो लेट हो जाते हैं तो तो पूरी क्लास को वो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम हाँ, कोल्ड आइसक्रीम ड्रिंक। या कोल्ड ड्रिंक पिलाएगी। ये मुझे उस मालूम है, सोच दिया कि और 2 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी हमारा जो थे हमारे उस्ताद साहब फैकल्टी मेंबर वो लेट आए। बड़े कंजूस नहीं थे वो सिर्फ इसलिए कैसे हाँ, कि सब क्लास को 25 लोग थे, एक स्क्रीन आउट हो चुका था, लेकिन वो डिसिप्लिन फिर जिंदगी में भी काम आया, जी प्रेशर बिल्कुल। में काम करना आया। लम्स ने फिर जो एजुकेशन दी, मैं आज भी कई दफ़ा वो जो केस स्टडीज की हुई हैं, मैं आज भी कई दफ़ा ऐसे मसाइल आते हैं कि मैं उसको रेफर करता हूँ और मुझे याद आ जाते हैं। तो एक डिसिप्लिन किया, प्रेशर से गुजरना सिखाया, और ज़ाहिर है बड़े बहुत सीनियर असातिज़ा से पढ़ा, तो वो काम आया मुझे। सीनियर एग्जीक्यूटिव की ग्रूमिंग सही मायने में बताया बहुत कि अच्छी। इसमें कोई शक नहीं। मेरा भी जो 13वां था 15-20 दिन का लंच का, वो बहुत ही यादगार तजर्बा था ये। बिल्कुल, इतना बिल्कुल। मैंने तो सोचा नहीं ऐसे कभी। अदारे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अभी और भी ज़रूरत है, जहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ पे टैलेंट ऐसा है। अभी एक जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, और हुवत ने कसूर के करीब एक यूनिवर्सिटी बनाई है। जी, जी, बिल्कुल मशहूर है तो मैं जो। हमेशा सोचता था कि यार वो बच्चे-बच्चियाँ जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अगर वो मेरिट पे आते हैं तो उनका उनका टैलेंट कैसे किया जाए? हुँ। तो वो मैं उन्होंने देखा, तो उनका एक स्क्रीनिंग सिस्टम है, बेस्ट बच्चे उठाते हैं और वो पढ़ाते हैं। फिर कभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू को सुना है, वो हार्वर्ड में एक साहब हैं, वो टीसीएफ जो हमारे ये सिटीजन फाउंडेशन है, जी, जी, बिल्कुल। वो किसी कच्ची आबादी में बच्चा पढ़ता था, वहाँ से पढ़ते अब वो हार्वर्ड में जाके पीएचडी कर रहे हैं, हुँ, स्कॉलरशिप। हुँ। तो वो ये चीज़ें न जो है ना, जब वो डिसिप्लिन की जाती हैं और हमारे लोग काम करते हैं, इस तरह लम्स जैसे इदारे कराची में भी माशाल्लाह खुला है, और वो कामयाबी से चल रहा है, तो ऐसे अदारे और होने चाहिए। जी, मैं बल्कि आपसे कहूँगा कि अगर आपको कभी मौका मिले, तो आप ज़रा इसको भी देखिएगा, अल हिजरा स्कूल को। एक तो ख़ैर उनका ज़्यादातर कैंपस है आजकल, थोड़ा-से हालात ऐसे हैं, जाना मुनासिब नहीं है। उसका डेरा गाज़ी खान का भी कैंपस है। मतलब पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, कि जिनके हुँ, घर की पूरी आमदनी कोई 3 लाख से ऊपर ना हो, और क्या बेहतरीन वहाँ पे स्कूलिंग होती है, और सब कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई फ़ौज के अंदर अफ़सर है। तो हमें माशाअल्लाह। ऐसे इदारों की बड़ी ज़रूरत है, जो नीचे, क्योंकि होता क्या है कि बड़े इदारे जो हैं क्रीम को लेके इसका क्रीम निकालते हैं। हाँ, हाँ, ज़ाहिर है, या जिनकी अफ़ोर्डेबिलिटी होती है। जी, मैं इसके ऊपर मैंने कोई पैकेज वगैरह तैयार किए थे, अल हिजरा स्कूल में आपको भेजूँगा। ज़रूर। बहुत उम्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। तस्लीम साहब, हमने एक फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, अपने वाइफ़ और बच्चों का एक है, हमने एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया था, जिस पे हम स्ट्रिक्टली पाबंद रहते हैं कि ज़कात एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। तो तकरीबन रैंडम हम बहुत कम करते हैं, कोई शादी-ब्याह नहीं करते या कोई घर का बहुत करीबी सा, वरना सब ज़कात मेरी वाइफ़ की, बेटी और बेटे की, दे गो फॉर द एजुकेशन। सही वो बात। अख़ुवत को हो या कुछ, अल्लाह ने ऐसे सिलसिले बनाए हुए हैं, हुँ। जो चल रहे हैं। तो वो 90-95% हमारे जो घर की चैरिटी है, मैं आपको दैट कुछ चीज़ें गोज़ टू। भिजवाऊँगा, आपको मालूम है कि कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है जी, अल हिजरा ज़रूर, स्कूल वाले। ज़रूर, ज़रूर। तो बहरहाल फिर आपका ये माशाल्लाह लम्ज़ आपने कर लिया है, लेकिन आप एजुकेशन वो जॉब पहले से स्टार्ट कर चुके थे। जी, जॉब करते मुझे 19 साल हो गए। तो ये तो बड़ा मसला हो गया, अब तो घूम अब चीज़ें रिवर्स हो गई, लेकिन रिवर्स हो गई हैं। वो जो चीज़ थी, देखिए एजुकेशन तो आज देखिए 2009 में मैं क्वालिफ़ाई कर गया था। आज मेरा दोबारा दिल है कि अगर मुझे वसाइल इजाज़त दें तो मैं हार्वर्ड से, मेरा एक है कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ, और मैंने अच्छा, उसके मैं आई लिए थॉट कि आप कहेंगे मैं पहली शादी करना चाहता हूँ। वो पेंडिंग रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो वो हार्वर्ड से मैं, मेरा दिल है कि, लेकिन मैं अपना जो मेरा नॉलेज का गैप है, नॉट एजुकेशन का जी, गैप, जी, जी। नॉलेज का गैप मुझे, क्योंकि आईटी का 3-4 साल से बहुत मैंने उस पे अपना टाइम लगाया। तो दुनिया के बेहतरीन जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं। कोई शक नहीं है। तो मैं अपने जो, जब आईटीसी अपनी अटेंड करता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टीयरिंग कमेटी या दूसरा, या कोई ऐसे मसाइल जो हमारे बैंक में आते हैं टेक्नोलॉजिकली, तो मैं पूरा होमवर्क करता हूँ, या पोस्ट इशू आने के बाद उसको एक्सप्लोर करता हूँ। बीच में मैंने कोडिंग सीखने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे समझ के लेवल से बहुत बाहर की है।
लेकिन वो मुझे जरूरत भी नहीं थी कोडिंग करने की, लेकिन मैंने अब तो ये एआई आ गई है तो खुद ही कोडिंग करके देती है। एआई से मेरे बड़े 2-3 एआई जो है, जिसमें जो है वो मेरी बड़ी दोस्ती है उनके साथ, अच्छा। जिसमें को पायलट है और डीप सीक है, तो इनसे मेरी बड़ी दोस्ती है और मैं गप्पे शप्पे लगाता रहता हूँ। और वो मेरा पैशन है। अभी एक एआई का कोर्स है, मुझे एक नासा के कोई टीचर थे अमेरिका में, वो पाकिस्तान में को कोर्स करा रहे हैं एआई का, तो वो उनसे मेरा राब्ता हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उनका ज्वाइन करूं। लेकिन ये मैं थ्रू यूट्यूब डीप सीक तो अभी रिसेंटली आया है सही मानों में। हाँ, डीप सीक है। मुझे ज्यादा जो को पायलट इसलिए पसंद है कि वो इंटरेक्टिव है। जी जी आई बिल्कुल। टॉक हाँ। टू को पायलट इंग्लिश, उर्दू चले वो हम हाँ बिल्कुल। एंड पंजाबी आल्सो। मैं भी यही करता हूँ। मैं भी यही करता हूँ, इसके बगैर मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। आप तस्वीरें बनवा लें, आप स्क्रिप्ट लिखवा लें, सब कुछ करवा लें। तो बैंकिंग करियर आपने कब स्टार्ट किया? बैंकिंग सर मैंने शुरू की 89 में, 89 लेकिन में। मैंने अपने करियर का आगाज किया एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव सरीना होटल फैसलाबाद। अच्छा। मैं पढ़ के आया तो उन्होंने मुझे 3500 रुपए की जॉब उस वक्त दी, 3500। मुझे वो मेरे जाहिद असलम साहब पिछले दिनों लाहौर में मिले, जो सबसे पहले मेरे बॉस थे। हाँ हाँ। उन दिनों 3500 रुपया 87 मौजा ही में मौजा। बहुत मौज होती थी। गाड़ी मुझे अल्लाह की फजल से घर वालों ने दी थी, हाँ और मेरे पास टोयोटा स्टारलेट एक स्पोर्ट्स गाड़ी भी होती थी उस जमाने में। सही है। वो वालदन को पता था मेरे शौक का। बड़े भाई के पास मोटरसाइकिल थी, हाँ। मेरे पास गाड़ी थी। तो वो 3500 और उस वक्त जब मैंने बैंकिंग में शिफ्ट किया तो तब भी वो थोड़े थोड़े सैलरी हुए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 महीने काम किया होगा सीनियर फैसलाबाद एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई, वहीं जी से मैंने सीखा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाउ टू डील विद द एंग्री कस्टमर, हाउ टू मेक कस्टमर कॉल्स। तो वो 4-5 महीने की मेरी जॉब बहुत यूजफुल थी, तो उससे बड़ी लर्निंग हुई। और मैं अभी एडमायर करता हूँ। फिर ज़ियाउल हक मरहूम ने उनका इनॉग्रेट किया, और 16 नवंबर को 87 को माय फादर डाइड आउट ऑफ हार्ट अच्छा। अटैक। तो मैंने फिर जॉब छोड़ के आई कंसोलिडेटेड माय फैमिली बिजनेस, क्योंकि दोनों बड़े भाई जॉब्स में थे, एक आर्मी में थे, एक डॉक्टर थे, और छोटा भाई बहुत छोटा था, अभी मुझसे वो काफी छोटा है, तो तो ये वो आपका रहा करता है था। खासा कि आप माशाल्लाह उन जगहों में जॉब की जहाँ मालूम है कि सदर से कम तो कोई इफ्तार कर ही नहीं है। अगर वो सेरेना होटल है तो जौहर साहब आ गए, और अगर वो मीज़ान बैंक है तो वहाँ पे मुशर्रफ साहब आ गए। यही हुआ। जी वही मैंने सेम डे। या जिस जी दिन मैंने मीज़ान बैंक को ज्वाइन किया, जी ये था 17 सितंबर। 17 सितंबर 2002। जी जी जी। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने उसका इस पर तो इनॉग्रेट बड़ी किया। तफसीली बात होगी, जो आपके इंटरव्यू में थे हाँ, इसके तो तफसीली बात तो होगी, मुझे वो याद मैं है उस सारी पे आता हूँ, बातें। तो अभी वो जी लाइफ का बताता हूँ। तो ये करियर का आगाज फिर मैंने वहां से किया। फिर कुछ देर मैंने अपने फैमिली बिजनेस से, माय फादर वाज डूइंग इन रियल एस्टेट बिजनेस। तब वो इतना बड़ा काम नहीं होता था, कोई छोटा सा प्लॉट लिया, काट के बेच दिया, डिफरेंट चीजें। तो स्टार्टेड आउट प्रॉपर्टीज के मसाइल, कहीं कोई मसला था, लिटिगेशन, वी रिजॉल्व्ड इट, एंड देन आई स्टार्टेड, देन 89 आई स्टार्टेड एमिरेट्स बैंक। एमएड बैंक। तो 89 में मैंने एज अ जूनियर ऑफिसर स्टार्ट किया। जी। तो डेविड बेरी जो बहुत मशहूर और सख्त किस्म के जीएम थे, वो नए नए आए थे, तो ही सिलेक्टेड मी फॉर एमिरेट्स बैंक। जी। लेकिन एमिरेट्स बैंक में वो मैं आज भी उस जॉब को एडमायर करता हूँ। मैंने 13 साल से ज्यादा काम किया एमिरेट्स में। तो फ्रॉम जूनियर ऑफिसर टू चीफ मैनेजर, और फिर मैं मुल्तान में भी एमिरेट्स बैंक में रहा, शॉर्ट पीरियड सियालकोट में भी रहा, शॉर्ट पीरियड लाहौर में भी रहा। जिस ब्रांच में मैंने जूनियर ऑफिसर का स्टार्ट किया था, उसी का मैं लास्ट चीफ मैनेजर बना। 60 बंदों की ब्रांच थी एक ही, और वो उसके बाद फिर एमिरेट्स बैंक खत्म हो गया और फिर दूसरे यूनियन बैंक में मर्ज हो गया। तो माशाल्लाह। वो मेरा एक 13 साल के करियर में फ्रॉम जूनियर ऑफिसर टू मोस्ट सीनियर पोजीशन रहा। लेकिन रिजवान भाई, जो आपका अपना जो मिजाज है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो उससे जब आप एक फॉरेन बैंक में गए, कन्वेंशनल बैंक में गए, तो यकीनन आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें आपकी वैल्यूज़ के साथ थी, वो एक फॉरेन बैंक की वैल्यूज़ के ऐसा नहीं थी। मसलन ये कि बाजमात नमाज हो गई, शराब से परहेज़ हो गया, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा होगा कि माहौल में भी रहें और माहौल से कट के रहें। मेरा अंदाज़ा सही है? ये ये लकी थी। जिस ब्रांच में मैंने एमिरेट्स बैंक फैसलाबाद ज्वाइन किया, जी। हमारे जो उस्ताद थे, सुपर उस्ताद चौधरी अकरम साहब, वो भी दीनी आदमी थे और अच्छा। नमाजी थे। बैंक का माहौल डिफरेंट था, क्योंकि जब हम हाँ, कराची मैं तो ये आते थे मैं हेड तो ऑफिस में, जी, एमिरेट्स बैंक वो यूज्ड टू बी अ मैं फॉरेन बैंक, जी, वेरी जी, मैं लेविश तो इसी बात लाइफस्टाइल। ये फिर मेरे जो उस्ताद थे, मेरे उस्ताद में एजाज फरूख साहब, जो अभी डिप्टी सी हुए हैं यूबीएल के, अच्छा, वो आपके साथ थे वो? मेरे उस्ताद थे। मैंने शुरू में उनको रिपोर्टिंग करता रहा। फिर थे शाहिद अली शेख साहब, वो आजकल कनाडा होते हैं। फिर जुबैर जवेद साहब मेरे बड़े उस्ताद थे, बड़ी मेहनत उन्होंने मेरे पे की।
क्योंकि मेरी खिलंडी तबीयत होती थी, बैठा नहीं जाता था। तो मेरे दोस्त बहुत बहुत आते थे, तो एजाज साहब ने कहा ना तेरे फिर दोस्त आ गए। तो जुबैर जी साहब ने कहा यार तू काम कब करता है? मैं कहा यार काम मैं पूरा करके जाऊंगा, मेरे दोस्त आने हैं, ये नहीं रुक सकते। इनको नहीं रोक सकता। तो जुबैर जुबैद साहब मेरे बड़े जबरदस्त, आजकल वो रिटायर्ड है, अपना कंसल्टेंसी करते हैं। आई हैव वेरी वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर देम, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन उसी ब्रांच ने वो जो हमारे चौधरी अकरम साहब मरहूम उस्ताद थे, उनकी टीम ऐसी ग्रूम हुई कि आज वही उनके दो बंदे, उनके जो स्टाफ जो उन्होंने हायर किया था, दो बैंकों के प्रेसिडेंट हैं। एक जुवैद इकबाल साहब जो यूबीएल के प्रेसिडेंट है, वो भी मेरे कोलीग है। फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं प्रेसिडेंट बैंक इस्लामी का। एजाज फरूकी साहब भी की पोजीशन पे रहे, पहले अल्फला को इस्लामी को हेड करते रहे, फिर वो मिजान में रहे, आजकल डिप्टी सीईओ यूबीएल के, ये भी उनके अंडर काम कर चुके हैं। फिर एक लियाकत मरहूम थे, वो भी बड़ी टॉप पोजीशन पे गए। एक इस्लामिक बैंकिंग के हेड अदरीस साहब थे। हम सब लोग सेम ब्रांच में काम करते रहे, एक ही उस्ताद ने हमारी ग्रूमिंग की। क्या बात है भाई, ये तो बहुत प्यार करते थे और बहुत सख्त थे। अच्छा। और ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि फोन आता था ऐसे, जैसे कितनी देर होगी काम करते, मैं के साथ 6 महीने हो गए या 7, कहते थे आज इस सीट से उठो, फलां सीट पे चले जाओ। अच्छा। वो सीट वाला कहीं और। तो 3-4 सालों में उन्होंने हमें खूब ग्रूम कर दिया। तो 96 घाट घाट का पानी पिला दिया, और एलसी कैसे खुलती है और बहुत स्टेट सख्ती बैंक से होती क्या। थी, बहुत सख्ती होती थी, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत शफीक इंसान। जी। लेकिन काम के मामले में नहीं थे, तो यही होना चाहिए। तो उसकी वजह से ग्रूमिंग हुई। यानी आपके ख्याल में एक अच्छे बॉस को ऐसे ही होना चाहिए कि बेसिकली वो ग्रूम करे लोगों को, ग्रूम करे और उसके प्रोफेशनल अगर कोई उसमें डेफिशिएंसीज है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करे, वरना तो उसके साथ ज्यादती है, फेवर नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ रिवर्स भी हो रहा था। तो 89 में जब शुरू किया तो 96 में आई बिकेम द यंगेस्ट ब्रांच मैनेजर ऑफ एमिरेट्स बैंक। 12 ब्रांचेस थी और मुख्तलिफ शहरों में थी, और फॉरेन बैंक को ज्यादा ब्रांचेस खोलने की इजाजत नहीं थी। तो इसी बहुत छोटे अरसे में उन दिनों ब्रांच मैनेजर बनता था ग्रे बालों वाला, और ब्रांच मैनेजर को मिलती थी होंडा अकॉर्ड। क्या बात है। तो जब मेरी मुल्तान हम तो अपने बॉस को एडमायर करते थे। हाँ, तो जब मेरी मुल्तान में पोस्टिंग हुई तो मुझे होंडा अकॉर्ड मिली जो स्ट्रेच वाली थी, हाँ। और एक सेकंड कार मुझे घर के लिए मिली, और घर भी ऑफिस ने मुझे लेके दिया मुल्तान। अच्छा। और हमारे जो कंट्री हेड थे उनको पास बीएमडब्ल्यूज मिलती थी। अच्छा। लेकिन ये होता था वो ग्रे बाल सारी जिंदगी, 34 साल 30 साल। तो मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया, मेरे अल्लाह का खास करम और मेरे पेरेंट्स की दुआएं, कि आई बिकेम द यंगेस्ट ब्रांच मैनेजर इन एमिरेट्स बैंक। और फिर वो मेरे एक मैनेजमेंट करियर का 96 में आगाज हो गया। वो जो मेरे 96 से मुल्तान के कुलीग हैं, आज भी उनसे उतनी मोहब्बत है, और वैसे ही है जैसे 96 में थी, आज से 30 साल पहले। फिर एमिरेट बैंक की दुकान से बंद की और आपकी जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया। या वो ये सारे जो रिस्क के मामला थे ना, मैं हमेशा अपनी फैमिली और दोस्तों को और मिलने वालों को कहता हूँ कि राज़िक एक है और वही रहेगा, और है भी, और एम्प्लॉयर चेंज हो जाते हैं। तो एमिरेट्स बैंक ने जब मर्जर का अनाउंस किया तो मिजान बैंक को कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया। 2002 की बात है। तो मैं अभी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रोसेस में था। तो मियाँ अदरीस साहब जो सारा केमिकल सारा ग्रुप के चेयरमैन है, मैं उनसे कर्टसी कॉल करने गया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इरफान सदीकी साहब से बात कराता हूँ, जी जी, जो जो जिनको अभी लाइसेंस मिल गया इस्लामिक कमर्शियल बैंक। हाँ, ही वाज अवेयर। हाँ, ही वाज अवेयर, उनको लाइसेंस का भी पता था, अदरीस साहब को, वो भी उनकी इस्लामिक बैंकिंग में उनका एप्टीट्यूड था। तो इरफान सदीकी साहब से मेरी पहली बात ही, और इरफान सदीकी साहब भी उसको अक्सर कोट करते हैं और मैं भी अक्सर कोट करता हूँ, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग की तरफ मुझे रुझान इस तरह था। तो मैंने एक इस्लामिक बैंकिंग की टूटी फूटी प्रोडक्ट बना के अपने हेड ऑफिस दुबई भेजी थी जी। प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड, ना इतनी समझ थी और लेकिन वो नहीं अप्रूव हुई। लेकिन मेरे दिल में ये था कि ये इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई वो था ही नहीं। तो मुझे पता नहीं कि इरफान साहब क्या कोट करते हैं और आप क्या कोट करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, और वो ये कि जब आपने पहला इंटरव्यू दिया था टेलीफोन के ऊपर इरफान साहब को, उसी को रेफर करा। तो वो भूल गए थे आप कि मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा। आपने कहा हमारा बैंक जो है पहली ब्रांच यहाँ लेकर आ गया। ऐसे ही एम आई करेक्ट? यही बात इरफान साहब रेफर करते हैं, क्योंकि जब इस्लामिक बैंकिंग का मुझे पता चला, आपने अज्यूम कर लिया था भी मैं आ गया। अच्छा मेरे पास दूसरी जॉब थी, मेरे पास लेटर यूनियन बैंक का था। जी जी, बिकॉज यूनियन बैंक वांटेड पीपल टू कंटिन्यू यूनियन बैंक। जी जी जी, हाँ। लेकिन मेरा ये था कि मैंने छोड़ना और इस्लामिक बैंक में जाना। तो जी, और वो ऐसी बरकत ब्रांच थी कि वो इरफान साहब अल्लाह ताला ने जज़ा दे, उन्होंने मुझे डिस्पाइट के उन्होंने कहा होगा यार पता नहीं कौन सा बंदा है, और कह रहे फैसलाबाद में ब्रांच खोलो। मैं कह नहीं इधर ही खोल। उन्होंने इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी ब्रांच जो है फैसलाबाद खुलनी चाहिए। तो वो उसमें पहले महीने में
वो ब्रांच में 100 मिलियन डिपॉजिट था, जी मिजान बैंक की फर्स्ट ब्रांच जो मिजान बैंक ने खोली, जी जी और 100 मिलियन के एडवांसेस थे जो हमने उस वक्त क्रिस्टन टेक्सटाइल को दिए, सही और 2 मिलियन रुपीज अरेंजमेंट फीस ली। सही। तो ब्रांच मिजान बैंक की पहली ब्रांच, बरकत वाला बैंक है, पहली ब्रांच पहले महीने में ही प्रॉफिटेबल थी। अगर आप वो दोहरा दें जो आपको वासे साहब ने यहाँ से ईमेल भेजी थी। या थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। तो वासा साहब ने जब पहले महीने का हमारा पीएनएल बना तो उन्होंने कहा कि जी व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट, द फर्स्ट मंथ 100 मिलियन डिपॉजिट, 100 मिलियन एडवांसेस एंड ब्रांच इज प्रॉफिटेबल। मुझे वो जुमला आज तक याद है। याद है बिल्कुल, थैंक्स फॉर जी रिमाइंडिंग मी। जी। और हुआ ये कि इरफान साहब की तबीयत में कॉस्ट कंट्रोल तो शुरू से था। अब मैं फॉरेन बैंक से आया था, शब सुबह उस वक्त बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता था हाँ क्योंकि ब्रांच मैनेजर की इंटाइटलमेंट होती थी। हाँ और उस वक्त भी मेरे पास होंडा कार थी और एक वो जीप थी, मुझे जीप का शौक था। मेरे गोरे बॉस को पता था मैं गोल्फ खेलता हूँ, तो उसने मुझे फैसलाबाद में भी दूसरी जीप ही दी, अच्छा चलाने वो शिकार खेलने जाता था। तो उधर आया तो इरफान साहब ने एफटीसीसी जो पुराना फर्नीचर था ना वो फैसलाबाद भेज दिया। अली निजान नेशनल बैंक का ट्रक में लाद के भेज दिया, वो भेज दिया गुरु हो गया शुरू। तो उसमें, लेकिन उससे जब तक फर्नीचर नहीं पहुंचा था तो मैंने वो एमिरेट्स बैंक फिर छोड़ दिया और मैंने यहाँ ज्वाइनिंग दे दी, क्योंकि मेरा वो लास्ट डे था और 17 को मैंने जाके कराची में ज्वाइन करके वापस आ गया। तो मेरे कुलीग है आज भी वो मिजान बैंक में है, तो हमने मिजान बैंक की जो पहली ब्रांच फैसलाबाद मौजम में साहब वगैरह। मौजम सईद साहब भी बाद में आते रहे, जी जी 8-10 दिन के वक्फे से तकरीबन सारे आते हाँ हैं, हाँ वही 5 आप लोग जी हमने जी हायर जी किए थे। तो मैंने अपना, मेरा दोस्त है जिसका आज भी ऑफिस सरीना में ऊपर है, सरीना में वो ब्रांच खुली थी बाजार कोट में, तो उनसे एक टेबल और 2 कुर्सियां और पंखा उनसे हमने उधार लिया था। कमाल है। वो मिजान बैंक की पहली ब्रांच का पहला फर्नीचर था। तो मैंने अनवार साहब को कभी कहता हूँ, मैंने उनको उस वक्त कहा था, मैंने कहा अनवार साहब ये तस्वीर खींच ले, ये जिंदगी की यादगारी होगी, तो वो आज भी याद करते हैं। हाँ तो 2 बोरोड चेयर्स और 1 टेबल से मिजान बैंक की पहली ब्रांच का स्टार्ट हुआ जो फैसला। शायद छठी ब्रांच थी हमारी। नहीं, सौख जैन की ब्रांचेस थी 3 3 बस, और और पहली एक ब्रांच ये मिजान। खुली ब्रांच अब कंट्री पहली फैसलाबाद में हाँ खुली। हाँ हाँ नहीं यूं मैंने कहा ऑफिस इनके एक तो मिजान नेशनल बैंक का अपना एक ऑफिस था, 3 वहां से आई 4। हाँ फैसलाबाद की जो थी यूं 5वीं थी लेकिन पहली ब्रांच पहली थी। ब्रांच थी। और अच्छा वो भी मुझे इरफान साहब के साथ काम का मौका, एक जाहिर लर्निंग थी, एक उस वक्त भी बड़ा नाम था। तो मिजान बैंक में मेरा नंबर था एम्प्लॉय 18 और मिजान बैंक में थोड़े से लोग होते थे। तो मैंने इरफान साहब को कहा कि मैंने तो 22 बंदे रखे, 60 बंदों की ब्रांच है। कहा यार रिजवान कैसे 22 बंदे? उन्होंने 22 बंदों के हिसाब से पूरा एक पेज पे ना पूरी कॉस्ट निकाली, हाँ कितनी तनख्वाह होगी क्या होगा। जब उन्होंने कॉस्ट निकाली, मैं कहा सर इसके साथ आप इनकम का कॉलम बनाएं, अब इसके बदले में पैसे कितने आएंगे वो मैं आपको लिख के देता। तो मैं कहा जी लेने 22 हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग में जरूरी था कि उस वक्त अपना ट्रेड हो, फैसलाबाद की ट्रेड की ब्रांच थी अपना, और ट्रेड की प्रोडक्ट नहीं होती थी, उसकी कहानी बाद में सुनाता हूँ। अपना हमारे पास करंट अकाउंट हो, अपने हमारे पास कैड के लोग हों और अपना सारा ऑपरेशन हो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल होता था। और मिजान बैंक तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट बैंक था, कमर्शियल तो था ही नहीं। जी तो इरफान साहब ने ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द कॉस्ट ही अप्रूव्ड माय रिकमेंडेशन अच्छा एंड देन टर्न टू बी अ राइट डिसीजन फॉर देम। अल्लाह ने काम कराने होते हैं ना। जी जी जी। तो इतनी कॉस्ट कटिंग माइंडसेट के बावजूद उन्होंने मेरी बात मान ली। रिजवान भाई मैं थोड़ा सा इसको अगर आपको पीछे ले जाऊँ उस दौर के अंदर ये, तो वो दौर वो था जब आपको याद होगा कि इस्लामिक फाइनेंस कंपनी की वजह से पंजाब में कई स्कैम हुए थे ये, ठीक है ना। ये जो फाइनेंस कंपनीज आई इस्लाम का नाम लिया लिया जाली करके भाग गए सारे ये। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफ़ी आई इस किस्म की है, तो जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट पाई जाती थी। और ऐसा इस्लामिक कोई प्रोडक्ट या इस्लामिक कोई इदारा उस वक्त कोई बहुत बड़ा फ्लोरिश नहीं किया था। तो यकीनन आपको दुश्वारी पेश आई होगी ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इट्स समथिंग डिफरेंट। जी शुरू में तो बहुत चैलेंज था, इस हद तक चैलेंज था। एक तो बुदारबा ये कंपनीज का मसला आया, और फिर वो सरकारी भी अप्रूवल से खुलती थी जो कंपनीज, उनमें मसाइल आए। और कुछ ऐसी कंपनीज फेक खुली जिनसे लोग, और इस्लामी बैंकिंग के नाम पे, और उन दिनों ताज जी ये कंपनी का ताज भी कंपनी इशू और था। जो बिल्कुल। तो और दूसरा ये था कि फिर इस्लामिक बैंकिंग की बेसिक नॉलेज भी नहीं थी, और बैंकिंग में इस्लामिक का कोई तसव्वुर भी नहीं था। जी तो लोग तो हमें यहाँ तक कहते थे आप भी पैंट कमीज पहन के फिर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ। इस मौके पे सलवार, नजमुल हसन साहब ने काफ़ी किरदार अंजाम दिया है। देखिए मैं अगर, मेरा मेरा कमेंट ये है कि नजम साहब ने जितनी मेहनत और ऑड एरियाज में हमारे साथ जा जाके
जी, और जी। जिस तरह के सवालात के जवाब दिए और माइंडसेट प्रिपेयर किया, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। बड़ा तहम्मुल से एक जवाब देते तो थे हम वो, मुझसे लोग अग्रेसिव हो जाते थे, इरिटेट नहीं होते थे कभी। लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते थे। हम सादकाबाद एक जगह गए, सरगोदा गए, लोगों ने बकायदा बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ की, तो उन्होंने कहा आप नाराज़ क्यों थे? हालाँकि नजीम चलो, साहब बैंकर नहीं थे वो बैंकर नहीं थे। हाँ, और वो कोई मतलब शरिया के आलिम भी नहीं थे। यूँ थे माशाल्लाह, उनका मज़हबी काफ़ी वो है, हाँ, लेकिन उनकी शनाख्त वो नहीं थी कि फलाँ मदरसे के मुफ्ती वगैरह हैं ये। बिल्कुल नहीं थी। उसके और बावजूद उन्होंने रास्ता निकाला और उनकी देखिए, उनका जो इनसाइट थी और उनकी जो कम्युनिकेशन थी और उनका कन्विक्शन था, वो कन्विक्शन इरफान सदीकी साहब ने जो टीम चूज़ की उस वक़्त, वो सबका था। हम ना पैसे देखते थे, ना इंक्रीमेंट बोनस देखते थे। वो हमारा उस वक़्त माइंडसेट ही नहीं था, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारा माइंडसेट फिर इस्लामी बैंकिंग में तैयार हुआ आहिस्ता-आहिस्ता। जी, मैं भी मानता हूँ कि मेरा शुरू में अपना माइंडसेट भी नहीं था, मैं सही। बिल्कुल कन्फेस करता हूँ। जी, बल्कि मैं आपको ऑनेस्टली ऑन एयर मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ कि मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी चक्कर देने की कोशिश की। चक्कर देने की कोशिश मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको मेरे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पड़े हुए थे। हाँ, तो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से जब मिलने गया, मैं कराची मुझे बुलाया, तो मेरा था कि वो उस वक़्त 1 लाख रुपया 5 लाख बन जाता था 10 सालों में, कोई इस तरह की था। तो मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कहा, देखें सर, डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट, जहाद, पाकिस्तान, सब की। उन्होंने कहा, मियाँ भाई तुम्हारी बात सुन ली, ये सूद है और ये अलाउड नहीं है। हुँ। तो जब मुफ्ती साहब ने कहा तो मेरी बात समझ में आ गई। तो ज़हन तैयार नहीं था ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते थे, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतने परसेंट, वो सारी चीज़ें। ज़ाहिर है 13 साल फॉरेन बैंक में काम किया होता तो देखिए, टाइम लगा। कामयाबी यूँ ही नहीं मिलती, बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा बैंकर जो कि एक फ़ॉरेन कंपनी में जॉब करता हो, जिसको बीएमडब्ल्यू मिली हुई हो नहीं, और वो थे होंडा अकॉर्ड। सॉरी, होंडा अकॉर्ड मिली हो, जीप मिली हो और वो एज़ ब्रांच मैनेजर उसका एंटाइटलमेंट हो क्लब क्लास में ट्रैवल करने का, अरे पूरी लेविश। हाँ, जब वो एक मिशन के ऊपर आया तो फिर वो मस्जिदों के बाहर पर्चे बाँटने लगा इस्लामी बैंकरी के, तो वो बताइए ना ज़रा? मसाजिद के बाहर जो बाजार थे, जी, दुकान बाजारों में पम्फलेट बांटे, मार्केट कमेटी वालों के पास जाके। सबके पास एक एक दुकान पे। मेरे कुलीग आज भी वो मिजान बैंक में आपको स्टोरी सुनाएंगे कि रिश्तेदार, दोस्त जहां जहां अप्रोच कर सकते थे। और फिर इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट नहीं थी, हुँ, रेगुलेटर के पास में नहीं थी। और मुझे इतनी याद है कि क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में काम करता था और मुझे प्रसीन के साथ पता था कि अगर मिजान बैंक एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो हाँ, फैसलाबाद की हाँ, ब्रांच या बैंक ही कुछ कामयाब भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर कुछ पाए नहीं हो थे। सकता। तो एक प्रोडक्ट फिर शुरू-शुरू में तैयार की जो बाय-इस्लाम थी, हुँ, जिसमें हुँ, मैं, अहमद अली सिद्दीकी साहब और याज़ वासिया साहब थे। तो वो एक प्रोडक्ट की, क्योंकि रीफाइनेंस में फिर हमारे पास शुरू-शुरू में लिक्विडिटी आना शुरू की। तो इरफान साहब को मैंने कहा, भई ये सब्सिडाइज़्ड लोन नहीं देंगे, तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं देगा, रीफाइनेंस। तो फिर इरफान साहब ने उस चीज़ को समझा और उसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट की फिर मैंने पूरी प्रेज़ेंटेशन बनाई कि क्या फ़ायदे होंगे, कैसे करंट अकाउंट का फ्लोट होगा, एफएस इनकम। तो उन्होंने फिर वो रीफाइनेंस से थोड़ा कमी बेशी करके उन्होंने कहा अच्छा ओन सोर्सेज़ से देते हैं। तो वो फिर हम क्योंकि रीफाइनेंस था नहीं, तो मिज़ान बैंक अपने रेट, प्रॉफिट रेट पे कॉम्प्रोमाइज़ करके देता था। फिर मैंने जब एक लफ्ज़ यूज़ किया बड़ा क्रूड का, मैंने चक्कर देने की कोशिश की, तो मैंने पूरे शरिया बोर्ड के सामने लेके गया प्रपोज़ल एफबीपी की, फॉरेन बिल परचेज़ की। क्योंकि नेगोशिएशन भी ज़रूरी थी, एक रीफाइनेंस चाहिए था, दूसरा नेगोशिएशन चाहिए। तो हुँ, मैंने बहुत तैयारी की, वहाँ पे जो शिपिंग कंपनीज़ थी वहाँ से मैंने तैयारी की, राइट अप लिखा, लॉयर से बात की कि डॉक्यूमेंट हम नेगोशिएट करेंगे, तो इस तरह रेवेन्यू बनेगा। तो जब शरिया बोर्ड में मैंने वो पूरा प्रेज़ेंट किया, एक प्रेज़ेंटेशन, और मैंने सारे एस्पेक्ट कवर किए, तो अरबी में गुफ्तगू की हज़रत ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, और एक बहरीनी थे स्कॉलर, और एक और स्कॉलर थे, वो भी तो आपस में अरबी में गुफ्तगू करके मुझे कहने लगे, मियाँ ये इट इज़ डिक्लाइंड। तो मैं तो बिल्कुल मॉरल लेवल ज़ीरो हो खुश गया। हाँ, मैं कभी ये चलने वाला नहीं है ये काम, क्योंकि अगर आप रीफाइनेंस नहीं है, नेगोशिएट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? हाँ, सही है। तो वो, और फिर मैंने कहा अब वो मैं, जो मेरे ख़्यालात हैं मैं आपको अब वो शेयर नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि ये तो ग्रोथ जो है वो खाली अकाउंट से तो नहीं हो सकती। तो अगले दिन शरिया बोर्ड की सेकंड मीटिंग थी। ये हम उस वक़्त बैठना शुरू हो गए थे, शायद एफटीसी में ही थे, पीएनएसई में अभी शिफ्ट हो गए थे या नहीं होते। तो अगले दिन मैं अभी चला गया, शायद एफटीसी में थे, शायद सही याद नहीं आ रहा। तो जो स्कॉलर थे हमारे बहरीनी, तो मैं अर्ली चला गया तो वो भी अर्ली तशरीफ ले आए।
तो मैं चुप करके बैठ गया, मैं कहा मेरा काम तो हुआ नहीं, अब मैं सुन सुना के चले जाऊंगा शाम को। मैं कहने लगे यू आर नॉट हैप्पी, यू लुक डिस्टर्ब। मैं कहा नो सर, बट इट वाज वेरी क्रूशियल फॉर मी टू रन द शो। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है एक्चुअल इशू क्या है? मैं कह नहीं, वी वर टॉकिंग इन अरेबिक, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि अगर वो डॉक्यूमेंट जो तुमने नेगोशिएट किए हैं, जी। अगर वो जहाज डूब जाए तो क्या करोगे? हाँ। मैं कहा जी कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि एलसी खुली है, हमें पेमेंट आ जाएगी। कहता यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे, अच्छा। वो आप डॉक्यूमेंट में डील कर रहे। इफ यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क, यू आर नॉट सपोज टू टेक द रिवॉर्ड। तो फिर दिमाग खुला कि नहीं यार, वो तो वाकई हम तो एलसी के मुताबिक डॉक्यूमेंट होंगे तो वो तो नहीं हो सकता, इस बेसिस पे रिजेक्ट हुई। तो वहां पे रिस्क का एलिमेंट आएगा, यू हैव टू टेक ऑनरशिप एंड देन टेक अ रिवॉर्ड। तो फिर चीज समझ में, फिर उसको रिवाइज किया और फिर एक मिल के प्रोडक्ट बनाई। तो नेगोशिएशन भी जो थी वो बाय सलम शुरू हुआ। जी जी। और फिर रीफाइनेंस भी, और अल्लाह का शुक्र है, और ब्रांच भी प्रॉफिटेबल आ गई। फिर इरफान साहब का, आरिफ साहब का भी कॉन्फिडेंस हो गया। और फिर मैंने दूसरी फरमाइश की कि मैंने मुल्तान में ब्रांच खोलनी है। मैं 4.5 साल मुल्तान रह के आया। तो मैं इत्तेफाक से मेरा फैसलाबाद आना जाना रहा बाद में ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो वहाँ मैंने आपके फुटप्रिंट काफ़ी देखे और काफ़ी लोग उस दौर की आपकी बड़ी यादें, इवन ड्राइवर से लेकर और ब्रांच मैनेजर तक के, कि जितनी आप लोगों ने उस ज़माने में एफर्ट की थी मीज़ान को प्रमोट करने के लिए, और जिस तरीके से आपने जो बताया वो सब मुझे वहाँ से मालूम हुआ था। बल्कि मुझे याद है शायद मौज़म साहब ने ये बताया था कि एक वक़्त ऐसा भी आया कि बस में भर के दूसरे इलाके से लोग आ गए थे अकाउंट खुलवाने के लिए जड़ावाला से आए थे। जड़ावाला से, जबकि जड़ावाला से माहौल वो था कि लोग घबराते थे और हाँ, यहाँ पे इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि लोग बस भर के आ गए थे अकाउंट खुलवाने के लिए। मुझे याद है वो बहुत जबरदस्त बात याद करा दी कि वो कुछ ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहला अकाउंट खोलना था। हाँ। कुछ खवातीन ऐसी थी जो कहती थी या अच्छा। कि सारे पैसे हमने घर पे रखे हुए हैं, हम्म। सारे पैसे हमने घर पे रखे हुए, तो पहली दफा जिंदगी में अकाउंट खोले। पहली जिंदगी में अकाउंट खुला तो है। वो अकाउंट खुले। फिर एमरेट्स बैंक बहुत मॉडर्न आईटी सिस्टम था, हाँ। मिजान बैंक के पास था नहीं। तो मुझे याद है, एक वाकया याद आ गया कि मैंने जो चेक थे ना सतारा केमिकल के, उस पर एक स्टैम्प बनवाई, पेएबल एनीवेयर इन पाकिस्तान। अच्छा। वो लगा के हमने दे दिया और सारा वाले को कहा कि जो ऑनलाइन आपको वहां एमरेट्स में मिलती थी यहाँ भी मिले। यहाँ मुझे और अगले दिन देखा हुआ कि अरशद मजीद साहब वो चेक की कॉपी लेके फैसलाबाद में बैठे हैं सुबह सुबह। एक ही कर छड़िया। ये क्या? मैं क्या, अरशद साहब बताएं प्रॉब्लम क्या है? कहते ये कैसे हो सकता है? तो मैं क्या सर, ये दुनिया में होता है, एमरेट्स बैंक में होता था, इधर भी होगा। खैर वो जितने नाराजगी से आए थे, फिर चीज को समझ के गए, तो फिर उन्होंने उसको ओके कर दिया, एनेबलिंग एनएबलिंग क्रिएट की। तो अरशद साहब के साथ पहले जो शुरू की डिस्कशन थी वो बहुत इतनी मजेदार नहीं थी। तो मैंने कहा जी कम वाट में ये ऐसे ही होगा और ये चेक पाकिस्तान में सब जगह पे होंगे। अच्छा, वो मैं इससे पहले कि हम इस किस्से को खत्म करें यहाँ पे, मैं वो आपको बता दूं कि वो किस्सा था क्या कि जिस वजह से जड़ावाले से लोग पूरे भर के आए थे। ये मैंने पूछा था वहाँ के, शायद मौजम से पूछा था कि ये मिरेकल कैसे हुआ कि एक नई चीज में इतना कॉन्फिडेंस हो गया। तो उन्हें एक अजीब सी बात आई, यानी हमारे यहाँ जो भी आता था हम उसकी पूरी इज्जत करते थे, ये देखे बगैर कि वो आदमी राइडर है या वो आदमी सिर्फ क्लर्क है, ये और उसको इज्जत देना, पानी पिलाना, सब कुछ करना और उससे आप जनाब करके बात करना, तो वो अंदर पागल रहता था। और फिर उसके पास वो हमारा मीज़ान बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बन जाया करता था, क्योंकि जहाँ शादी में जाए, किसी के जाए, उसके पास दूसरा मौजूद ही नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसको इज्जत मिली थी प्यारे को। हमारा एक पठान होता था टी बॉय। हाँ। तो हम वो अकाउंट खोलना शुरू हो गया, कन्विक्शन थी। तो वो क्या करता था, जो पश्तो स्पीकिंग जो थे ना, जहाँ पे ट्रक कटने उधर, वो जाता था शाम को वहां पे। अच्छा। वो जाके पश्तो में बात करता था और उनको लेके आता। माशाल्लाह। तो क्या डेडिकेशन थी, क्या डेडिकेशन थी सर, बिल्कुल। वो हर आदमी इसको एक अपना मिशन समझ के कर रहा था पूरा कि हमें लेके चलना है, किसी कॉज के लेके चलना है। बहुत अरसा तक, जितनी देर तक मैं मिजान में रहा, तो पैसे वैसे इतने नहीं मिलते थे, कन्विक्शन से काम चलता रहा। फिर मेरे छोड़ने के बाद पैसे मिलना शुरू हुए। मेरी तो गाड़ी नहीं चेंज करते थे इरफान साहब, मुझे गाड़ी का शौक था बड़ा। तो ऐसे भी इत्तेफाक हुए। तो एक मुझे ना, मैं 2002 में ज्वाइन किया, तो इरफान साहब को मेरा काम अच्छा नहीं लगा, तो मुझे प्रमोट करके उन्होंने लाहौर भेज दिया 2003 में। जी जी। तो 2003 में 1-1.5 साल के बाद ही मैं लाहौर चला गया, तो साल बाद ही चला जाता तकरीबन। जी जी। तो वहां पे उन्होंने थानेदार को एसएचओ लगा दिया, एएसपी लगा दिया। हाँ, तो थाना ले लिया उससे। लाहौर में हमारी एक ब्रांच अभी खुली थी, और एक वो जो सॉन्ग जैन की थी। और तो उस वक्त मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक्सपेंशन तो हमने शुरू कर दी, मीन टाइम मुल्तान का भी हो गया था। तो ज्यादा मिजान की तरफ गुफ्तगू होगी, तो मैं आपको वही जरा बताता हूँ। तो
स्प्लिट ओपिनियन था। तो मैंने कहा कि नहीं, मार्केट्स में ब्रांचेस खोलनी है, और जो हमने फैसलाबाद से शुरू किया और मुल्तान में किया, तो उससे पहले शायद मुल्तान की ब्रांच शायद खुल चुकी थी। मुल्तान की ब्रांच भी इस तरह खुली कि मैंने उनको कहा कि मुल्तान में ब्रांच खुली है, तो इतना कोई एक्सपेंशन प्लान था नहीं और ना कोई बजट किया था। तो मैंने इरफान साहब को कहा, तो उनका अच्छा मैं और आरिफ साहब आते हैं। तो मुल्तान आए तो मैंने कोई 20 लोगों के इंटरव्यू कराए और बताया ये जगह है, इतनी होगी, इसकी ये तनख्वाह इतने पे लेंगे, फलान इम्कान। तो आरिफ साहब, इरफान साहब ने, और उस वक्त वहाँ पे ब्रांच मैनेजर, 2 ब्रांचेज होती थी, एक में शुएब रज़ानी साहब ब्रांच मैनेजर थे, एक में आसम सलीम साहब थे। तो इरफान साहब, आरिफ साहब जहाज़ पे बैठ के कराची चले गए। तो आसम मेरे पास आए, उन्होंने लाहौर जाना था, वो अपने दोस्त के साथ लाहौर निकल गए। तो मैं अपने दोस्त के घर बैठा डिनर कर रहा हूँ। तो इरफान साहब ने उतर के एयरपोर्ट से फ़ोन किया कि यार रिजवान, आप खोलना चाहते हैं ब्रांच? मैं कहा सर बिल्कुल चल जाएगी, और वो सेकंड ब्रांच थी फैसलाबाद। मैं कहा सर बिल्कुल चलेगी अल्लाह के फजल से। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर खोल। तो मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया। तो मैंने जब फ़ोन किया आसम को, किधर हो? उन्होंने कहा जी मैं खानेवाल पहुंच गया हूँ, लाहौर जा रहा हूँ गाड़ी में। मैं कहा वापस आ। वापस है। वापस। तो वो फिर हमने पूरे हर एक का कि इसकी ये तनख्वाह ये इतनी देनी है, ये ग्रेड देना है, वो हमने बना के भेजा, और उस तरह उनके लेटर आ गए और जगह सेलेक्ट करके आरिफ इरफान साहब को दिखा दी थी। वो सेकंड ब्रांच खुली, वो भी इसी तरह ही 2 महीने में, 1.5-2 महीने में माशाल्लाह प्रॉफिट में आ गई। और कॉन्फिडेंस चलता वैसे रहा। कुछ अल्लाह मियाँ की रहमत तो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक ये डे वन से प्रॉफिट ही में था। बैंक एज ए टोटल, ठीक है। एज अ कमर्शियल बैंक डे वन से प्रॉफिट में था। और जो ब्रांचें खुद दी गई वो भी बड़ा मिरेकल है। वरना 2-3 साल तक तो आदमी इक्विटी बर्न करता है खाली, जितने कैपेक्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं। लेकिन जब जनाब वो पुराना फर्नीचर से ब्रांच स्टार्ट कराई जाएगी तो कैपेक्स भी नहीं होते फिर। जी, इसमें मेरा ख्याल है इरफान साहब का जो विजन था ना कॉस्ट कंट्रोल रखने का और एक्सपेंशन का, दैट वर्कड अ लॉट। और फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी। चलिए कमर्शियल इसको मेरा बैंकिंग ख्याल के है तौर पे थोड़ा-सा मानते थे बात। जी, बातें बड़ी दिलचस्प हो रही हैं, लेकिन मैं ख्याल इसको थोड़ा-सा रोक लिया अगर हम, और फिर दोबारा नए से इसके